बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप अपना चाय और कॉफ़ी का कप लेकर हमारा प्रोग्राम देखने के लिए बैठ चुके होंगे। मैं हूँ माहम जाहिदा और मेरे साथ हैं जी उज़ैर मलिक। और जनाब आप सबको सुबह बखैर, और ये दुआ है हमारी कि आप हमेशा ठीक ठाक रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, राजी बाजी रहें। जनाब हम अपना बेहतरीन और ख़ूबसूरत शो आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं और इसी उम्मीद का इजहार करते हैं कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आने वाला है और आपकी सुबह को भरपूर जो है वो बेहतरीन बना देगा हमारा आज का शो, और आप इसे भरपूर एंजॉय भी करेंगे। और उज़ैर, आखिरकार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि एशिया कप में पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। आईसीसी को जी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को जो देख रहे हैं हम कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट और कप्तान से जी माजरत भी की, जिसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप का मैच खेला और अब सब लोगों को पाकिस्तान की अहमियत का अंदाजा हो ही चुका होगा और मैच जीत भी लिया। सबसे बड़ी और बात ये भी है। बिल्कुल ये अहमियत का अंदाजा दिलाना ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आईसीसी जो है हम देख रहे हैं कि जनाब ये तो बीसीसीआई के ही कहने पर चल रहा था। जो उसका ट्रैक था उसी पर हमें ये आईसीसी भी नजर आता था, लेकिन बहुत अच्छा स्टैंड लिया और विजुअल्स बहुत अच्छे थे। जो साबिक पीसीबी चेयरमैन भी साथ बैठे, नजम सेठी साहब और उसके अलावा रमीज राजा साहब, और आपस में मुशावरत हुई। ये बड़ा अच्छा मैसेज गया। तो जनाब यूएई को हराकर पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल 4 में पहुंच चुका और पहले ही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान यूएई को हरा लेगा। और एक बार फिर अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान 31 सितंबर को बड़ा टाकरा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं जनाब, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीत कर इंशाल्लाह भारत से अपना बदला पूरा करेगा। मगर हम अपने हीरो अरशद नदीम को कैसे भूल सकते हैं। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो में जनाब अरशद नदीम फाइनल में पहुंच गए हैं और वहां पर भी भारत के नीरज चोपड़ा से उनका मुकाबला है। ये फाइनल आज दोपहर को खेला जाएगा और दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें आज भी कामयाबी से सरफराज करें। और देखें, दो बड़े बड़े टाकरे हमें भारत से देखने में मिल रहे हैं और आई होप कि अब इस बार हम इंशाल्लाह जीतेंगे और फतह का झंडा गाड़ के आएंगे और हम ये नहीं कहेंगे कि जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। और जी आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम जी मौसम की सूरत हाल पर बात करते हैं। मॉनसून का स्पेल जो है वो जारी है और इसके साथ साथ हब्स और गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है। और इसके साथ साथ आलमी मंजरनामे की अगर हम बात करें तो मुल्की हालात हम देख रहे हैं कि जिसमें बड़ी हलचल नजर आ रही है। सिफारती सतह पर बहुत हलचल नजर आ रही है। सदर आसिफ अली जरदारी भी चीन के दौरे पर है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो 3 मुल्कों का दौरा कर रहे हैं और उनका सऊदी अरब में जी बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है फिजा में। और बड़ा ज़बरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया। क्या ही मनाजिर थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा भी तय हुआ है और मुआहदे पर सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत भी किए हैं। ये मुआहदा क्या है और क्या, ये बस इतना बता दें कि ये वो जो रिवायती मुआहदे होते हैं ये उस तरह का मुआहदा नहीं है। उस तरह का मुआहदा नहीं है। यस, इस प्रोग्राम में तभी तो हम जिक्र करने जा रहे हैं कि यहाँ मुआहदा नहीं होने जा रहा है। और हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क के हवाले से कोई भी खबर हो हम उसको मेंशन ज़रूर करते हैं, लेकिन इस पे इसलिए ज़्यादा फोकस है क्योंकि ये बहुत बड़ा एक दिफाई मुआहदा है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है। और हमके दोहा के अंदर MBS मौजूद थे और वहाँ पर उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने दावत दी और उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब रियाद पहुँचे, जो इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से मुआहदे हुए ये बड़े सिग्निफिकेंट हैं। और आपको ये भी बता दें कि जनाब अब इनके जो नताइज हैं, दूरस्थ जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और लगता यही है कि सऊदी अरब ने ये फैसला किया है कि जहाँ पर भूल चूक कतर से हुई है हमने वो भूल चूक नहीं करनी है और हमने जनाब अगयार पर रिलाय करना ही नहीं है। और हम जो है वो अपने ब्रादर जो इस्लामी ममालिक हैं हम उन पर रिलाय करेंगे और जिन्होंने अपने आप को साबित भी किया। और ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली माहम सूरत हाल पेश आई है। मतलब भारत ने हम पर जंग मुसल्लत की, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर जनाब दुनिया में बल्ले बल्ले हो गए। मुस्लिम इत्तेहाद अब हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो मुत्तहिद हो गई हैं और सिफारती सतह पर कामयाबियां मिल रही हैं और पाकिस्तान का जी इमेज बहुत हाशमी साहिबा साबिक सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम कहते हैं। नगमाना साहिबा गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़ा सिक्योरिटी मुआहदा हो गया है। खित्ते में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में आपके नज़दीक कितनी बड़ी पेशरफ्त है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा से बहुत ही बरादराना रहे हैं और अगर आपको याद हो तो
पाकिस्तान का सिर्फ एक डिफेंस एग्रीमेंट है दुनिया में, और वो हमारा सऊदी अरेबिया के साथ है, जो एक ज़माने में तो लिमिटेड था, क्योंकि उस मुआहदे में ये था कि अगर कभी भी हरमैन शरीफैन में किसी भी किस्म का हमला हुआ तो पाकिस्तान फिर सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा टू डिफेंड हरमैन शरीफैन। इसके बाद आपने देखा कि जो एक जॉइंट फोर्स बनाई गई, उसमें हमारे जनरल राहील शरीफ उसकी क़यादत करते रहे, और अब जिस तरह के हालात हैं वो इस बात का वो करते हैं कि ये वक्त की ज़रूरत है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात, ख़ास तौर पे दिफाई ताल्लुकात मज़ीद बढ़ें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जो इस्लामी उम्मा है, जो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो आपको बेसिकली इन एक्शन उसमें नज़र आया है। कतर की जो समिट हुई वो बेसिकली, सॉरी टू से, बट मेरे ख्याल से जो नील मुर्दा OIC थी उसका बेसिकली जनाजा ही निकल गया, क्योंकि कोई उसमें सब्सटेंटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आई, बल्कि मेरे लिहाज से तो बड़ी मज़ाक़ाखेज़ एक स्टेटमेंट है उसके अंदर कि जी हम OIC जो है वो ट्रम्प साहब की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं सीज फायर करवाने की और इजराइल को कंटेन करने की, गाजा के सिलसिले में हम उसकी हिमायत करते रहेंगे। आई मीन विच इज नाइदर हियर नॉर देयर। तो इस वक्त मेरा ख्याल है जिस किस्म का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, मैं उसी तरफ ही आने लगी थी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अब 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, और पहले मरहले में हमने देखा सऊदी अरब में उनका बहुत गैर मामूली इस्तकबाल हुआ, बहुत पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। ये तारीखी इस्तकबाल किस पैगाम की अक्कासी करता है? देखिए, पहली तो बात यह है कि स्टेट विजिट है, और स्टेट विजिट में इस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरतपाक प्रोटोकॉल था, क्योंकि हमारे ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ। पहले भी स्ट्रेटेजिक थे, अब ज़्यादा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोहम्मद बिन सुल्तान जो हैं वो MBS अब एक नई स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं सऊदी अरेबिया के लिए। उनका विजन 2030 जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है सऊदी अरेबिया को हर तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो जाहिर सी बात है इस वक्त ये नहीं चाहेगा कि उनके सर पे किसी किस्म की जंग मुसल्लत की जाए, या वो उनको किसी किस्म का अपनी सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खतरा हो। और इसमें हमारे, आपने पिछले चंद सालों में देखा है कि हमारे इकोनॉमिक ताल्लुकात भी उनसे काफ़ी बेहतर होते चले जा रहे हैं, और वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट की डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ पे अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक बिल्कुल नगमाना साहिबा, दिफाई के साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो मुआशी दरवाजे हैं वो भी खुल जाएंगे इस मुआहदे के साथ ही और इस दौरे के साथ ही। नगमाना साहिबा, ज़रा इस पर भी कमेंट आपका चाहेंगे कि भारत को शिकस्त के बाद पाकिस्तान अब खित्ते में बड़ी ताकत के तौर पर सामने आया है। वज़ीर-ए-आज़म का एक हफ्ते में अरब मुल्कों का ये तीसरा दौरा है। क्या ये पाकिस्तान की बढ़ती हुई सिफारती कुव्वत का भी सबूत है? और साथ ही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो क्या अब इस मुआहदे के बाद भारत भी किसी किस्म की जारहियत से बाज रहेगा? क्योंकि भारत के भी सऊदीया के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं किसी न किसी हद तक, और बहुत ज़्यादा इंडियंस भी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं। भाई, आप मुझे इंटरप्ट ना करते तो मैं यही आपको आगे कहने वाली थी। चलें, अब आप यहाँ से कंटिन्यू कर लें नगमाना साहिबा। के बाद बहुत ज़्यादा एक जो पाकिस्तान के इमेज में था वो इजाफा हुआ है। पाकिस्तान, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान री इमेजिन्ड है, और एक पाकिस्तान की बहुत पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली बहुत एक भरपूर ताकतवर कौम बन के वो सामने आया है, और ये पूरी दुनिया को हमने पे साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी, स्ट्रेटेजिक में तो हमारी पैरिटी थी ही, लेकिन हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी
इंडिया के ना सिर्फ बराबर है, उनसे बहुत ज्यादा आगे। और जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक वीकनेसेस हैं और पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं, वो हमारे इस भरपूर जो इंडिया को हमने जवाब दिया मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली और अवाम और मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो इस कदर फोर्सफुल था कि पूरी दुनिया को अब ये पता चल गया है कि अगर कोई नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एशिया में और वाइडर रीजन में हो सकता है तो वो इंडिया नहीं है। उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना पॉलिटिकल सोच इतनी है, ना उनकी तीनों आर्म्स ऑफ आर्मी वो आर्म्ड फोर्सेस एक्सपोज हो गए हैं। ये भी एक्सपोज हो गया है कि उनकी तीनों आर्म्ड फोर्सेस के अंदर कोई हम आहंगी नहीं है, किसी किस्म की उनकी प्रेपरेशन नहीं है। और अबव ऑल उनकी जो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी की ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग है और जो कैपेबिलिटीज हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू नगमाना साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और अब हमने ये क्रिकेट मैच में, एशिया कप के मैच में भी देख लिया कि भारत की किस तरह से नाकामी हुई और इसमें भी पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई है। अब दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इसराइल के खिलाफ भी अब मुस्लिम ममालिक जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। आपको लगता है सिफारती या मुआशी मुफाद को बालाए ताक रख के ये सारे जो ममालिक हैं इकट्ठे हो पाएंगे एक पेज पर और इसराइल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जहां तक ओआईसी की अगर आप बात कर रही हैं, मुस्लिम उम्मा की बात कर रही हैं, तो माइंड ना कीजिएगा 1956 में 0 + 0 + 0 = 0। तो हम तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन जब हमने लेट 80s में कॉलेज में ये सब कुछ पढ़ा तो हमें समझ नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त जो मुस्लिम ममालिक है, ओआईसी की कंट्री है, वो अमीर से अमीर तक होती जा रही थी। लेकिन इस दोहा कॉन्फ्रेंस के बाद ये सोहरवर्दी साहब ने जो कहा था, बिल्कुल उसकी हमें समझ आ गई है कि वो क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम उम्मा एज अ होल, ओआईसी एज अ होल किसी भी हालत में इस वक्त तैयार नहीं है कि वो अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं बाहर, सारी ही वेस्ट में हैं, उनको बालाए ताक रखे। उन्होंने देखिए ना अपने मुल्कों में बेसिस दी हुई हैं अमेरिका को, उनके सारे डिफेंस सिस्टम्स अमेरिका के हैं, तो वो किस तरह ये सब कुछ छोड़ के, अगर होना होता तो ये गाजा का ये हाल अभी तक हुआ ना होता। बिल्कुल, अभी तक ना हुआ होता। नगमाना साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ओआईसी का भी जो किरदार है वो भी आपने खुलकर बयान कर दिया। इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे, आपकी कीमती राय जानना चाहेंगे कि अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी जो है चाइना में मौजूद हैं और उनको जहाँ पर फाइटर जेट्स बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि ये पहले किसी भी सरबराहाने मुमलिकत का जो दौरा है उनको करवाया गया वहाँ पर, ये बड़ा अहम है। अब ये भी बताइएगा कि जो शहबाज शरीफ साहब का बरतानिया का दौरा है वो कितना अहम होने वाला है और वहाँ से क्या अच्छी और मुस्बत खबरें आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि केयर स्टारमर की जानिब से इसराइली सदर के साथ जो है उनकी कोई बड़ी अच्छी मुलाकात नहीं रही थी, बड़े कोई खुशगवार माहौल में नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम कर लें। जी बिल्कुल, देखें ये यूरोपियन ममालिक में बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुके हैं कि हम पैलेस्टाइन को तस्लीम करेंगे। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मुसलमान कम्युनिटी बसती है वो यूके में बसती है, और उसमें इंडियन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और उनका जो एक नुक्ता नज़र है इंडिया के बारे में, वो ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं इंडिया के लिए, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ख़ासतौर पे अगर फ़लस्तीन और गाज़ा की बात करें तो हमारा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, पॉलिसी भी रही है कि हम ऐसे ममालिक के साथ मज़ीद मिल के ऐसी पॉलिसीज़ को आगे लेके जाएं जो इजराइल को और महदूद करे और उस पर प्रेशर पड़े कि वो थोड़ा सा गाज़ा के बारे में और पैलेस्टीनियन
जो रियासत बनने का सवाल है उसके बारे में अपना मौक़िफ़ थोड़ा चेंज करें। और तो गजा के हवाले से यकीनन पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेवजह से सही रहा है। बहुत शुक्रिया नगमाना साहिबा आपके वक्त का। यकीनन अब ये जो मुस्लिम इत्तेहाद है ये खुलकर सामने आ चुका है और इसके जी अब हमें फ़ायदे भी मिल रहे हैं। और ताल्लुकात अगर हम बात करें आलमी सतह पर हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्कों के दौरे पर हैं, दूसरी तरफ जो आसिफ अली जरदारी हैं वो चीन के दौरे पर हैं और इसके हमें दूरअंदेश फ़ायदे भी मिलेंगे। दिफाई मुआहिदे, सिफारती मुआहिदे जो हैं वो भी तय पाए गए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल भी किया गया और हमारे जो पाकिस्तान के इमेज है वो बहुत अच्छा और बेहतर अंदाज में कहा जाता है ना, वो सही कहते हैं कि जो दुनिया है वो बहादुरों को मानती है, वो फातेह को मानती है। और ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान के साथ भी है और पाकिस्तान जो है वो भरपूर इस सूरत हाल को कैश भी कर रहा है और अपने जो ताल्लुकात है वो दूसरे ममालिक के साथ समझ आना शुरू हो गया, बिल्कुल समझ आना शुरू हो गई और पाकिस्तान इसका फ़ायदा भी उठा रहा है और सिफारती सतह पर भी अपने ताल्लुकात जो है वो उस्तवार कर रहा है। नगमाना हाशमी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा बेहतरीन तज्जिया दे रही थी तमाम तर सूरत हाल पर। आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बात होगी एशिया कप की। तो ग्रुप मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान फाइनल 4 में पहुंच चुका है। दुबई में खेले जाने वाले मैच में यूएई ने टॉस जीता और पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी। कौमी टीम शुरू में तो मुश्किलात का शिकार नजर आई और ओपनर जो हैं वो एक बार फिर नाकाम नजर आए। ताहम फ़खर जमान ने कौमी बैटिंग को सहारा दिया और 50 रन की इनिंग्स खेली, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने एक बार फिर धुआंधार इनिंग खेली और 14 गेंदों पर 29 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ये बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है कि बॉलिंग के साथ साथ अब वो जनाब बैटिंग में भी बड़े जबरदस्त हैं और अब जो इंतजार है वो पाक भारत टाकरे का ही है और बड़ी कंट्रोवर्सी रही। बहुत ज़्यादा मैच को, क्रिकेट को सियासत की नज़र करने की कोशिश की गई भारत की जानिब से, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। और अगर परफॉर्मेंस की बात कर लें तो हम देख रहे हैं कि 147 रन जो थे उसके बनाए गए पाकिस्तान की जानिब से और हदफ के जवाब में 147 रन। आई थिंक इसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है, मैं मैच की इतनी कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो 18वें ओवर में 105 रन आई थिंक बनाकर आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये मैच 41 रन से जीतकर फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां 21 सितंबर को एक बार फिर पाक भारत टाकरा होने जा रहा है। मगर इससे पहले एशिया कप का तनाज़ा जो है वो खबरों की जीनत बना रहा और मैच को बहुत कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की गई, गैर यकीनी की सूरत हाल रही, लेकिन बिलाखिर पाकिस्तान ने मैच खेला और जीता भी। और ये खबरें सामने आई कि आईसीसी ने मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। ताहम पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और एशिया कप से दस्तबरदार होने का फैसला किया। फिर मैच से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ये खबरें सामने आई कि मुतराज़ा मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने पीसीबी मैनेजमेंट और कप्तान से माज़रत कर ली है और आईसीसी ने इस मामले की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करा दी है, जिसके बाद पाकिस्तान ने मैच खेलने का फैसला किया। इस तनाज़े की वजह से पाकिस्तान और यूएई का मैच भी 1 घंटा ताख़ीर से शुरू हुआ। जी बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सती साहब। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और बहुत बड़े टाकरे का अब तो इंतजार है, फाइनली पाकिस्तान ने जीत लिया, ये तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट की जानिब से जो माजरत और आईसीसी की जानिब से मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई, ये कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान? देखिए, मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है, क्योंकि मतलब जो एंडी पायक्राफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं, मतलब वो तो हमने गलत तरफ जोर लगाया है ना जी। एंडी देखिए, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाएंगे। एंडी पायक्राफ्ट जो है वो ये उन्होंने प्रोबेबली उनको जो ये सिचुएशन थी कि सूर्या कुमार यादव ने मेरे जराये के मुताबिक उनको ये कहा कि हम हैंडशेक नहीं करेंगे, तो उन्होंने उस चीज को कि यार कोई ऑन द फील्ड कोई ऐसा वाकया ना हो, तो उन्होंने इसलिए कहा कि यार आप अवॉइड करें। असल वाकया था सूर्या कुमार यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल बयान देना जी। असल जो वायलेशन हुई आईसीसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, वो तो सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिकल एक ऑपरेशन का जिक्र करना है, जो कि आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन करता है। हमने मतलब हैंडशेक या एंडी पायक्राफ्ट ने ऐसा कह दिया, उसके ऊपर इतना बड़ा मम्बा खड़ा कर दिया, हम आईसीसी के पास जा रहे हैं। जो असल वायलेशन है
वो पीछे से पर्दा रह गई। तो इसीलिए मैं तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमारे से मामला मिसहैंडल हुआ है और आपने अपने प्लेयर्स को किस परेशानी और टेंशन में रखा कि एक कभी हो रहा है मैच, कभी नहीं हो रहा है, किस माइंडसेट के साथ वो मैदान में खेलने आए होंगे। इस सूरत-ए-हाल, इस मतलब प्रेशर के साथ, इस हालात में, हालांकि उसमें बहुत सारे नए लड़के हैं, मेरा ख्याल है कि प्लेयर पर तनकीद तो हम करते हैं, लेकिन पीछे जो सर्कमस्टांसेस था उनको हमने देखते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से मामला जो है वो मिसहैंडल हुआ है। ठीक है अमर, ये आपकी राय है, लेकिन अगर देखा जाए अमर, हर चीज़ कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक तो नहीं चलती। कुछ रिवायात होती हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो शो की जाती है। शायकीन आपको देखने आए हैं, तो आप भी जनाब कोई अच्छा मैसेज दे रहे होते हैं, आप भी खूब बेहतर जो है वो इस तरह का अखलाक का मुजाहरा कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ मिलते हुए, तो इस सब का भी तो पास रखना चाहिए। देखिए पास तो रखना चाहिए, लेकिन बात यह है कि रवायात पे आपकी सरजनिश नहीं हो सकती ना जी। सरजनिश उस बात पे हो सकती है जो कि कानून में लिखी भी है। मतलब ये पहले भी हुआ है कि मुझे याद पड़ता है 1 बरस कबल कि बांग्लादेश श्रीलंका का मैच था, तो कुछ मामलात बीच में ड्यूरिंग द फील्ड कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उन्होंने फिर मैच के बाद आपस में हाथ नहीं मिलाए। अब ये क्रिकेट की एक गुड जेस्चर है कि आप हैंडशेक करते हैं, लेकिन कानूनी जेस्चर नहीं है। अच्छा, तो बात मेरा नुक्ता फिर वही यही है कि आप हाथ मिलाना चाहिए था। अहमद ये बताइएगा कि ये हो सकता है, मैं आपकी मौजूदगी इसका फायदा उठाते हुए ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ये मुमकिन है कि रेफरी किसी भी कप्तान का माइक बंद करवा दे, कोई उसके साथ इस तरह की बात कर दे, कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन जो है वो फिर किसी को फेस करनी पड़े, चाहे वो किसी भी टीम का कप्तान। माइक बंद कर देके रेफरी ने एक अनप्लेजेंट सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश की है। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने इस मामले को गलत तरफ ले गया ना। अब देखिए हम सारों का सारा जोर किस चीज पे है 2-3 दिन से कि माइक प्रॉक्टर ने ऐसे कह दिया। वो मसला छोटा है, वो ऐसी बात है ही। चलें बड़े मसले की बात कर लें। अब ये पाकिस्तान जो फिर मुतालबा कर रहा है कि जी पाकिस्तान अब ये भी मुतालबा कर रहा है कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की जो जानिब से गुफ्तगू की गई है उस पर जुर्माना किया जाए, तो क्या भारतीय कप्तान के खिलाफ अब इस हवाले से कोई एक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने अपना केस ही कमजोर किया है। आप देखिए आपका क्या हुआ, देखिए आप सब ये नोट करें, आपने उस चीज पर जोर लगाया जो कि लगाने वाला ही नहीं था। एंडी पायक्रॉफ्ट की जो माफी क्या है वो तो सब गप्पे लगा रहे थे। कौन सी माफी है? माफी क्या होती है जी? माफी तो ये होती है आप आके वर्बली बोले, आप बोलते हुए दिखाए थे, आपने सुना है कोई माफी मांगते हुए किसी को? और दूसरी बात है कि माफी मांग भी ले तो वो मुद्दा नहीं। फिर अच्छा अहमद, चले एक सिचुएशन आपके सामने है। अब सूर्य कुमार यादव ने तो चले जो कहना था वो सियासी बयान उसने दे दिया पहलगाम से मुताल्लिक। अगर अब पाकिस्तान की जानिब से कोई कप्तान जो है वो ये बात कर लेता जाकर जाफर एक्सप्रेस हमले के हवाले से या फिर गजा या फलस्तीन के हवाले से, तो भी आईसीसी कोई जुर्माना नहीं करेगा, कोई कार्रवाई नहीं करेगा? देखिए मेरा जो कहने का मकसद ये था कि आईसीसी में जाहिर है कि इंडिया का होल्ड है, तो मुझे नहीं लगता, मैंने उस तनाजुर में कहा कि वहाँ पे कोई वो मुझे सूर्य कुमार यादव को कोई मुझे जुर्माना कहते हुए दिख रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यानी ये एक तरह से एतराफ ही है ना दोहरे मेयार का कि अगर यहाँ से कोई बयान आया तो फिर तो कार्रवाई लाजमी है आईसीसी की तरफ से। जी बिल्कुल, दोहरा मेयार तो है ना जी आईसीसी के, तभी तो मैं कह रहा था कि दोहरा मेयार तो आईसीसी का है। और मेरा ख्याल है कि मैं मामला कि इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए अगर इस इशू को उठाया भी गया तो ठीक था। जी मामला तो ठीक उठाया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि सलमान अली आगा ने एहतजाजन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया था कि वो इंडियन प्रेजेंटर हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपने ग्राउंड लूज कर दिया। वहां पर अगर आप सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाते तो वहां पे उनको जवाब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे। और कॉन्टेक्स्ट ये था कि आपके प्लेयर ने बोला तो हमने जवाब में ये बात कही है। जब आपने ग्राउंड खुला छोड़ दिया और आप गए नहीं और उसने जो चाहा वो जाके कह गया, तो मैं इस सारे सिनेरियो में कह रहा हूँ कि आईसीसी का दोहरा मामला तो है, लेकिन हम भी तो उसका जवाब दे सकते थे वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके, लेकिन हमने ग्राउंड खुला छोड़ दिया। तो इसलिए थोड़े इस मामलात पे एक तजुर्बा चाहिए। हालांकि नवीद अकरम चीमा बड़े सीनियर मैनेजर हैं, बहुत काबिल आदमी है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सब में हम इससे बेहतर कर सकते थे एज अ रिएक्शन। हम इससे बेहतर कर सकते थे। चले परफॉर्मेंस की अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान ने यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी, मगर ओपनर साइम अयूब मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। इस नाकामी की वजह क्या है, क्यों नहीं चल पा रहे हो? अच्छी अब रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज बीच में आ नहीं रही थी तो मैं सुन नहीं पाया। मैंने पूछा कि जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, बिलाखिर चले उन्होंने शिकस्त तो दे दिया यूएई को, लेकिन ओपनर जो साइम अयूब है वो मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं। उनकी नाकामी की वजह क्या है? देखिए यहाँ पे रोल रिवर्स हो गए हैं।
साइम अयूब में वो बॉलर बन गए, शाहिन अफरीदी बैट्समैन बन गए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इनके नंबर भी रिवर्स कर देते चाहिए आपस में। नाकामी बस ये वजह है कि आपके प्लेयर्स जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है साइम अभी भी उससे तैयार प्लेयर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट पे। उनका सॉफ्ट डिसमिसल है, कभी सामने कैच पकड़ा दिया, कभी हल्का सा बॉल स्विंग हुआ तो खड़े खड़े आउटसाइड एज हो गया। तो मतलब बहुत ही बेबी डिसमिसल साइम अयूब के मुझे देखने को मिल रहे हैं। एतमाद की भी कमी दिख रही है, और वो एक प्लेयर का, एक कामयाब प्लेयर का एक रन बनाने का मेथड होता है। तो मुझे लगता है अब तक उनको वो मेथड नहीं मिल पाया है। स्पेशली T20 क्रिकेट में वो ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पे उनको अर्ली ऑन फोर्सफुल तेज खेलना पड़ता है। तो अब जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि उनका नंबर जो है वो ओपन से हटाना बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरह से ये खेल रहे हैं और हमारा मिडिल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो बैटिंग लाइन है ये कोई बहुत अच्छी कारकर्दगी तो नहीं हम इसे कह सकते। अब आगे जो भारत के साथ बड़ा टाकरा होने वाला है, इस बार पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए भारत के खिलाफ? मतलब टॉस जीत कर पहले जाना चाहिए या बाद में जाना चाहिए, और अपनी परफॉर्मेंस में जो कमियां हैं उनको किस तरह से उस गैप को फिल करना चाहिए ताकि इस बार जीत हमारी हो सके? और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लें, सारे मामले के बाद उन पर प्रेशर कितना होगा? अच्छा, एक तो ये कि टॉस जीत कर इसी तरह का पिच है जैसे अभी लास्ट टाइम था पाकिस्तान का, और अभी जो लास्ट मैच पाकिस्तान ने खेला है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप पहले बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना। आपकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है, तो आप पहले बॉलिंग करके, मैं तो चाहूंगा, मेरी है कि आप फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा करें। सही, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे कि आप आधे तीतर आधे बटेर ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे थे, आपके पास उस लेवल के ऑलराउंडर नहीं है, तो वो छोटी टीमें थी, कंड्यूसिव कंडीशन थी, तो वहां पे चल रहा था। आपको रियलिटी चेक मिल गया कि इंडिया जैसी अच्छी साइड के खिलाफ आपके ये इस तरह के ऑलराउंडर्स नहीं चलेंगे। तो इतनी लंबी बैटिंग कर ली, ना बॉलिंग में पूरा कर पाए ना बैटिंग में पूरा कर पाए, तो आपको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर चाहिए। मैं हूं तो मैं लाजमी सलमान मिर्जा को बीच में प्लेइंग 11 में शामिल करूं, क्योंकि वो स्किडी हैं, वो स्विंग करते हैं, और उनको इंडिया ने पहले नहीं देखा है। तो हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी और सलमान मिर्जा, ये 3 फास्ट बॉलर जरूरी हैं। साथ में अबरार एक आपके जर्मन स्पिनर है, और 2 पर आपके पास जो ऑलराउंड ऑप्शंस हैं उनके पास साथ आप जा सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है, और कि पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज से जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। वो बहुत मजबूत टीम है, हमारा उनको कोई मैच नहीं, अभी ये बड़ा मैच रह नहीं गया, जो सही बात है। और दूसरा, प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है, वो देखिए, वो तो आपको कभी भी नहीं लगेगा प्रेशर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे तो बल्कि हम इंडिया के यंगस्टर्स देखते हैं वो कितने कांते हैं, और हमारे तो जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वो भी हमें मुरझाए लग रहे होते हैं। तो जनाब, जहाँ पर हमने इंडिया की बात की है कि उसने सियासत को मैदान में घसीटा है, वहीं पर हमें अपनी कारकर्दगी को भी जो है वो मद्देनजर रखना चाहिए और उसको बेहतर करने की बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद आपके वक्त का। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इतना अहम हो चुका है कि हम उसे नशा भी नहीं समझते, जो कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा या नस्वार, ये सब वो खामोश जहर हैं जो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सेहत है उसको दीमक की तरह चाट रहे हैं, और हमें अंदाज़ा भी नहीं हो रहा कि हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये बहुत मामूली सी बात है, और ये मामूली सी बात आपको बड़ी बड़ी बीमारियां लगा सकती है, कैंसर, दिल की बीमारियां और मौत की बड़ी वजह बन रही है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं हर 5वां शख्स किसी ना किसी शक्ल में तंबाकू का इंटेक कर रहा है, और हर साल लाखों लोग इन्हीं आदतों की वजह से जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और ये हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी जिंदगी गुजारें, लेकिन क्या हमने ऐसी ही जिंदगी सोची हुई है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आदाद शुमार कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा अफराद तंबाकू नोशी करते हैं, और हर साल तकरीबन 80 लाख लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों के बायस मौत के मुंह में चले जाते हैं। पान, नस्वार और छालिया का इस्तेमाल मुंह और गले के कैंसर की बड़ी वजूहात हैं। इन्हीं मुजरे से तंबाकू के नुकसानात और इनसे बचाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये सिगरेट, पान, छालिया, नस्वार, ये नशे हमारे माशरे में बुराई नहीं समझे जाते, तसव्वुर ही नहीं किए जाते, या फिर इन्हें इतना नुकसानदेह नहीं समझा जाता? ये रवैया आखिर क्यों है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ख़ुद से अपना जो है ना वो एहतसाब करना है। हमें देखना है कि हम एक अच्छी पुरसकून और एक एंजॉय करने वाली लाइफ जो है वो गुजारना चाह रहे हैं, या हम इस दुनिया में अज़ियतों के साथ। आप देखें ना कि मैं अभी भी आ रहा था तो बहुत सारे रोड्स के ऊपर आप जो हमारे फुटपाथ्स हैं या जो हमारे अभी फ्लाईओवर्स बन गए उनके नीचे आप देख लें कि अभी भी मैंने रास्ते में एक खातून को देखा है कि वो सिगरेट पकड़ के और वो ड्रग्स लेते हुए कैसे क्या कर रही है। तो इस माशरे में इस नासूर को लगाने वाला जो है
जब तक उसका कला कमा नहीं होगा ना, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ आपको पता है कि अंडर द टेबल एक SHO को तक पता होता है कि मेरे इलाके में कहाँ पे क्या चीज़ बिक रही है। वो चाहे तो उस इलाके में कुछ नहीं हो सकता, और अगर ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर्स और बहुत सारी चीज़ें हों और फिर वो SHO भी किसी की मर्जी से अगर लगेगा तो फिर इस माशरे में सारी चीज़ें जो है ना वो कुछ मिलेंगी। रिवायात भी तो चलती आ रही है ना, जैसे पठान है या KPK वाली साइड पे देख लें, वो निस्वार बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर गुटका कुछ तबका खाता है, तो वो ये रिवायात की सूरत में भी हम देख रहे हैं कि चीज़ें इनटेक हो रही है। रवायात तो फिर हमारे पंजाब का हुक्का सिस्टम ही है ना कि वहाँ पे वो कहते हैं एक हुक्का रख के बैठ जाएं और उसके इर्द गिर्द सारा दिन महफिल लगी रहेगी और लोग वहाँ पे आते जाते रहेंगे, और वहाँ पे एक पूरा जो है ना वो भी एक अच्छा वो भी सोशल मीडिया का एक बड़ा प्यारा किस्म का प्लेटफॉर्म किसी दौर में था। सो बहरहाल हमें ये देखना है कि ये जितने भी नशा आवर चीज़ें हैं, जैसे पान है, गुटखा है, छालिया है, स्पारियाँ हैं, आप देखें कि इस वक्त स्पारियाँ जो बच्चे आम रूटीन में हमारे यहाँ खाते हैं, इस कदर उनके मसाइल हैं हेल्थ के, लेकिन वो इस पे लगे हुए, और उनके अंदर भी कोई ये जांचने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो जो स्पारी है उसके ऊपर हमारे बच्चे या बड़े कोई भी जो लग गया है वो क्यों एडिक्ट है। क्या ऐसा चेक तो करना चाहिए ना, कोई ऐसी चीज भी तो हो सकती है जो उसके ऊपर भी कोई, या उसके ऊपर जो कलर जो अट्रैक्शन नहीं, उसमें कोई चीज ऐसी डाल दी गई हो जो आपको ड्रग की शक्ल में और आप उसके ऊपर एडिक्ट हुए हो। जरूरी नहीं कि इस वक्त हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मंशियात और बहुत सारी चीजें ऐसी आइस और कई चीजें बिकती हैं, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको कौन चेक करेगा, कौन देखेगा इसमें क्या है, तो वो एडिक्ट हुए पड़े। बहरहाल ये सारी चीज़ें हमारे सबसे पहले तो हमारे मुंह को ख़राब करती है, और उसके बाद हमारे दांत जो हैं वो इससे गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों के मसाइल बनते हैं, और उसके बाद फिर हमारे मुंह के कैंसर तक की नौयत आती है। मैं पेशेंट देख रहा हूँ ऐसे जो कैंसर से रिलेटेड आते हैं। उसके बाद फिर आ गया हमारे यहाँ सिगरेट का इस्तेमाल है। सिगरेट जो है वो मंशियात का गेटवे है, लेकिन हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं कि हमें इससे टैक्सेस आ रहे हैं। अगर इसी से टैक्सेस आ रहे हैं तो फिर ऐसा करते हैं, फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी ओपन कर दें जिनको बैन है या जिनके ऊपर मसले हैं, वो अंडर द टेबल कुछ दे के अगर बिकता है तो फिर आप ऊपर द टेबल उसको टैक्सेस में लगा कर भी उसको शुरू कर दें। फिर इसमें क्या फॉर्म में अब तो ऐसी चीजें आ रही हैं बहुत ही ज्यादा, जैसे बबल की फॉर्म में अब इतनी वैरायटी, मार्केटिंग इतनी शानदार की जाती है, बड़े बड़े सिंगर लेके बड़े बड़े मॉडल्स लेके। फिर उसके बाद उसकी जो पोजीशन है वो हमारे यहाँ से मुंह से शुरू होती है, फिर हमारे ये गला है, गले का कैंसर आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे खुराक की नाली का कैंसर हो रहा है, फिर वहां से उसके बाद मैदे का है, फिर हमारे यहाँ जिगर के मसाइल हैं उसके कैंसर हो रहे हैं। ये जो इस पे लग गया ना, ये छोड़ता नहीं, इसको छोड़ना नहीं चाह रहा। हम किस तरह कोशिश करके छुड़वा सकते हैं, इस पे भी रोशनी डालें। वो पता है कब छोड़ता है? वो उस वक्त छोड़ता है जब बिल्कुल कुछ खाने पीने के काबिल नहीं, जब उसको सब कुछ छोड़, उसकी बॉडी छोड़ चुकी है, जब खुद खाया गया होता है ना, जब वो खुद खाया गया होता है। तो ये जितने मसले हमारे यहाँ, फिर इसमें निकोटीन वाली ऐसी चीजें हैं जो एडिक्ट कर रही होती है ना। अब देखें ना, अगर सिगरेट में निकोटीन है टोबैको के अंदर, तो वही चीज़ आपके जो है वो चाय की पत्ती के अंदर भी है, वही गर्मी खुश्की का अंसर चाय की पत्ती में भी है, निकोटीन भी है, यहाँ भी है। तो हम सारे के सारे किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी चीज में एडिक्ट हैं। हमें चाहिए, चाय वाले नाराज हो जाएंगे जमील साहब, कोई बात नहीं, अरे बहुत बड़ा चाय से तो अलग ही मोहब्बत है। देखिए वो मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन उसके बाद आप देखें ना कि फिर आपके जो इश्यूज आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर आ रहा है, पेट आपका बढ़ रहा है, पेट आपका बड़ा हुआ है, फूला हुआ है, गैसेस बनती हैं, एक्सेसिव बबल गैसेस होती हैं, ब्लॉटिंग होती है, फिर वो यहाँ तक इस लेवल तक एडिक्ट हुए पड़े हैं कि पान खाने वाला हो या सिगरेट पीने वाला हो या कोई मुंह छालिया रखे, जिसकी जो भी बैड हैबिट है, वो कहता है कि जब तक मैं सुबह उठकर बाथरूम में जाके बैठ के सेम वही काम नहीं करूंगा। लोग बाथरूम में बैठ के कमोड पे बैठ के सिगरेट पी रहे, वहां बैठ के पान खा रहे हैं, वहां बैठ के छालिया ले रहे हैं और घंटों बैठे रहते हैं, और फिर वहां पे ऐसी जोर आजमाई होती है और फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता, मैच ड्रा हो जाता है और उठ आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को जो है ना वो देखना हमें, और अल्लाह ताला ने इंसान को जो एक फितरत और नेचर दी है उसके ऊपर उसने उसको कहा है कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना,
ये चंद टकों के लिए ये सारे लोग जो है वो चीजें बना रहे हैं, बेच रहे हैं और अपना फायदा, अपना पैसा। लेकिन हमें देखना है छुटकारा कैसे पाया जाए। छुटकारा जो है ना, सबसे पहले तो है कि हम दीन जो जिंदगी करने का तरीका है उसको फॉलो करें, अल्लाह ताला के अहकामात जो है उसको तस्लीम बिलहक यकीन के साथ उस पे ऊपर अमल पैरा रहें। 5 वक्त नमाज और बाकी जो चीज़ें दीन के करीब रहेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। फितरत और नेचर में बिगाड़ ना डालें तो आप बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। उसके अलावा आ गया कि जब ये इस तरह के जो एडिक्ट हो चुके हुए हैं, इनके लिए सौंफ बहुत अच्छी है कि ये सौंफ लें। सौंफ को थोड़ा सा खुशक तवे के ऊपर या खुशक फ्राई पैन के अंदर आप रोस्ट कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट करना है, यानी ये ग्रीनिश से हल्का सा ब्राउनिश हो बट ब्लैकिश ना हो जाए, जले ना, तो आप उसको फौरन उस बर्तन से शिफ्ट कर लें और उसके बाद इसको थोड़ा सा कूट के दड़ा सा कर लें या साबित भी रख लें अपने पास, किसी डबिया में किसी पैकेट में रख लें। और उसको जब आपको पान की तलब है, जब आपको सिगरेट की तलब है, जब आपको छालिया और इन चीज़ों की या स्पारियों की तलब है, तो आप इसको मुंह में रख के हल्का हल्का इसको आराम से चबाते रहें और इसको खाते रहें, तो ये आपको फायदा देगा और आपकी हैबिट जो है उसको भी फिट करेगा। चाय वाला जो है ना उसको तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इस पर भी हम अलग वैसे प्रोग्राम में बात करेंगे। चाय की नशे वो समझते हैं बख्शी हुई रूह है और वो कहता है कि मैं चाय पीता हूँ तो मुझे कोई शेर व शायरी की आमद होती है, और वो सारे शेर फिर आप देख लें ट्रक के पीछे लेके आते हैं। तो इस पॉइंट से हमें अपनी हेल्थ का, सेहत का ख्याल रखना है। गले का कैंसर हो रहा है, लोगों को हुआ पड़ा है, दांत का कैंसर है। मेरे पास पिछले दिनों मैंने केस देखा है, उन्होंने इतना जबड़ा उसका निकाल दिया हुआ, उसके बावजूद उसके तालू के अंदर जो है वो सुराख बन गया हुआ, वो रेडिएशन हो चुकी हुई। अब डॉक्टर ने जवाब दिया कि जी घर ले जाएं, अब सिर्फ मुआवजा ही हो सकता है। तो जब हम अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें देखते हैं तो उस वक्त भी सबक नहीं सीख रहे कि हम इन चीजों को छोड़ दें। तो जब हम ये थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीजें खाते हैं ये तो फिर इससे जब मसले आते जाती ना कि हमारे साथ नहीं ये हो सकता, ये भी बड़ी बिगाड़ का बाइस है। लोग देख भी रहे होते हैं लेकिन इबरत नहीं हासिल कर रहे। ऐसा नहीं है, अगर आप गाड़ी जो है ना वो मोटरवे पे चलाने के बजाय नीचे खेतों में चलाना शुरू कर देंगे, उसके ऊपर टैक्स बहुत है, तो फिर आपको खेतों में ड्राइव करते हुए जो कुछ होगा, टायर फटेगा, झटके लगेंगे, गाड़ी खराब हो सकती है, एक्सल टूट सकता है। ये सारी चीजें ऐसा नहीं है, हर एक के साथ हो रही हैं, जो कुछ कर रहे हैं साइलेंटली आपको इवन आपकी बॉडी, सर आपका जो जिस्म है ये आपको बताता है कि कौन सी चीज लेने से आपको क्या प्रॉब्लम हुई, और हम फिर भी उस चीज को लेते हैं। फिर जब 2-4 दफा खाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर हम दोबारा कहते हैं तौबा, अब ये नहीं लेनी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैसेज भी यही देना हमारा मकसूद था कि अगर आप अपने इर्द गिर्द ये वाकया देख रहे हैं, लोगों के साथ किसी को मुंह का कैंसर हो रहा है, गले का, तो ये आपको भी खुदा ना खास्ता हो सकता है अगर आप इस तरह की आदत को तर्क नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी नाजरीन प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। आप हेडलाइंस मुलाहिजा करें, हम यूं गए यूं आए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और जिस तरह से हम आपको पता है कि मौसम का हाल जो है वो आपको लाजमी बताते हैं कि मौसम दिन भर कैसा रहने वाला है, तो आज भी हम कैसे भूल सकते हैं। हम बताइए कि आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा। दिन भर मौसम कैसा रहेगा, और मैं ये कहने लगी थी कि हमने पहले हाफ में बताया था कि मौसम कैसा रहेगा, तो वो सरप्राइज था वो जो मैंने अब आपको अनाउंस करना था कि मौसम की सूरत हाल अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, मुल्क में मॉनसून का 11वां स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। ताहम मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले बात करते हैं आबशारों और सब्ज़ारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बेशतर इलाकों में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 17 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं चश्मों और झरनों के नगर आजाद कश्मीर का मौसम, जहां मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको और यहाँ का टेम्परेचर देखते हैं, तो यहाँ जी ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31 और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और अगर हम बात कर लें श्रीनगर की,
तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 29 और कम से कम 12 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में मूसलाधार बारिश और झालावारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं KPK का मौसम। तो बेशतर अजला जो हैं गहरे बादलों की लपेट में रहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 23 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे भर में मूसलाधार बारिश और झालावारी का इम्कान है। और जी अब जिक्र कर लेते हैं लहलहाते खेतों के देश पंजाब का और आपके साथ शेयर करते हैं पंजाब का मौसम। यहाँ पर बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 31 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। मुल्तान लिए चलते हैं जी। मुल्तान में ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 38 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खित्ता पोचोहार और शिमाल मशरकी पंजाब में बारिश की पेशगोई की है। और अब जिक्र करते हैं रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान का। तो यहाँ पर जी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फलों के शहर कोयटा में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और हमेशा की तरह आपके साथ आखिर में शेयर करेंगे जिस सिंध का मौसम और बताएंगे सिंध के मौसम की सूरत हाल। सिंध यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशतर अजला में सूरज खूब चमकेगा। शहर कायद कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 32 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 27 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली है कि जनाब मौसम मुल्क भर में कैसा रहने वाला है। अब क्या है? अब ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। मैं जब मौसम का हाल बता रही थी तो मेरे जहन में आ रहा था कि उज़ैर से आज मैं ये जरूर पूछूंगी कि आपने वो पिक्चर एक ही वक्त में दो काम आपके जबरदस्त मेरे जहन, क्योंकि आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है ना। हाँ, वो पिक्चर बनाने का, वो आपने ऐप से पिक्चर बनाई है? यार मैंने पिक्चर तो बनाई है लेकिन वो थोड़ी सी सही नहीं बनी क्यों? आप पेंटर है और आप पेंटिंग करना चाह रहे थे। वो ऐप है वो, और वो बहुत परफेक्ट, नहीं, वो जो ऐप ने वो जो तस्वीर बनाई है ना, वो लगता है मेरी पेंटिंग की तरह की बनाई है, जितनी अच्छी मैंने ड्राइंग करनी है ना। अच्छा खैर वो बनाई है लेकिन वो उतनी मुमासत मुझे लगी नहीं लगी। वैसे लोग बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। हर इंसान खूबसूरत नजर आ रहा है। तो ये ऐप की हम बात करें, जेमिनाई ऐप है जिसको कोई बहुत सारे करोड़ों लोग जो है पाकिस्तान के इस वक्त इस्तेमाल कर चुके हैं और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी कि ऐप जो है वो सबको पीछे छोड़ती जा रही है। और जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज नैनो बनाती है और इसकी मदद से सिर्फ हफ्तों में 50 करोड़ से ज्यादा जो अफराद हैं वो अपनी तस्वीर बनवा चुके हैं। और ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा और हर इंसान चाह रहा है कि वो सोशल मीडिया पर ये पिक्चर लगाए, पोस्ट करे। और ये जुनून अब सर चढ़कर बोल रहा है, जहां हर कोई हम देख रहे हैं कि अपनी तख्लीकी तस्वीर खुद से बना रहे हैं और इसका नतीजा जी बहुत हसीन और मुनफरिद अंदाज में सामने आ रहा है। अब प्यारे लगना है तो बस इस फीचर को देखें जी, आराम से आप इसको बना सकते हैं। पहले तो तस्वीरें बनती थी, धुलती थी, फिर आया करती थी कई दिनों के बाद। तो जनाब इस फीचर की लॉन्चिंग के बाद गूगल जेमिनाई अमेरिका में ओपन एआई की चैट जीपीटी और मेटा की थ्रेड्स ऐप को पीछे छोड़ते हुए एप्पल की टॉप फ्री एप्स चार्ट में पहले नंबर पर आ गया है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है। जबकि बरतानिया में जेमिनाई, चैट जीपीटी और शॉपिंग ऐप टीमू से भी आगे निकल चुका है। तो गूगल ने जनाब जब जेमिनाई की अपडेट्स का ऐलान किया था तो उसमें कंपनी ने इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल को स्टेट ऑफ द आर्ट करार देते हुए कहा था कि ये प्लेटफॉर्म
ऐसे काम भी कर सकता है जो हरीफ कंपनी ने अभी सोचे भी नहीं है। तो जनाब देर किस बात की, अगर आप भी इस तख्लीकी जुनून का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जेमिनाई का फ्लैश इमेज मॉडल नैनो बनाना आपका मुंतज़िर है। दिल भर के जी भर के तस्वीरें बनाए आप इसकी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है ना एक आधी बना के सेटिस्फाई नहीं हो रहे, पूरी सीरीज आ रही है। पूरी सीरीज आ रही है और अल्लाह का शुक्र है वैसे अभी तक मैं इस ट्रेंड का पार्ट अच्छा, नहीं एक बनी हूँ। इसका मैं एक बड़ी पॉजिटिव चीज भी देख रहा हूँ, जिनके वालिदैन गुजर चुके हैं या जिनके प्यारे बिछड़ चुके हैं, अच्छा उनकी वीडियोस भी बनाई जा रही हैं, उनकी पिक्चर्स भी बनाई जा रही हैं और उनकी यादों को जो है ना वो रिवाइव किया जा रहा है किसी तरीके से। दिस इज समथिंग ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग, और आपने इमोशनल लग रहा है मुझे। ये चीज अच्छी ऐड की है, इमोशनल एंगल ऐड Thank कर you, दिया, thank लेकिन you. इसके साथ साथ जो पार्टनर्स की तब्दीली जो सेलिब्रिटीज के साथ फोटोज और पिक्चर्स और हक करके चेंज हो रहे हैं ना, वो ये थोड़ा आपको सा पर्सनल स्कोर सेटल कर रही है किसी के मत करें इस तरह मत करें। अच्छा वैसे ये डेंजरस चले आप छोड़े, आप अपनी अच्छा, 4 उंगलियां जो है ना गर्दन पर आपने रखिए। इमोशनल तो कर दिया ना, लेकिन ये थोड़ा डेंजरस भी है वैसे। देखें आप वो किसी किस को भी तरह से? एडिट करके किसी के साथ लगा दे और किसी को आप अच्छा, जो सादा लो अफराद है वो धोखा भी खा सकते हैं क्योंकि इतनी परफेक्ट इमेज बनती है कि पता ही नहीं चलता। ये तो बात है वैसे। अब ये गर्दन वाली बात हम डिस्कस करेंगे। मैं देख रही हूँ कि आपके पास कोई गर्दन वाली बात भी है। देखते हैं कब तक आप लेकिन इससे गर्दन पहले बचाती मेरे पास हैं एक और बात भी है कि गर्दन बचाने के लिए एक ऐसा शख्स है जो अपनी गर्दन नहीं बचा सकता, वो वो कौन सा? है घर का दामाद। उसकी तो दोनों तरफ से पकड़ी गई होती है। अच्छा, हमेशा से समझा जाता है ना कि जो दामाद होता है वो ससुराल का राजा होता है और जब कभी कभार आता है उसको बहुत प्रोटोकॉल देते हैं। बगैर सल्तनत के राजा होता है। बगैर सल्तनत के नहीं, बीवी के साथ उसके लिए बड़े मजे के खाने बनाए जाते हैं जी, बड़ा उसका वेलकम किया जाता है। बातें नहीं बनाई जाती अगर वो कभी कभार आता है। अगर वो घर दामाद बन जाता है तो उसके बाद उसकी शख्सियत भी तब्दील हो जाती है। उसका जो वीआईपी प्रोटोकॉल है वो सारा चेंज होता है, तो अब वो वीआईपी से वो फिर बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। तो हम ये समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान में देखते हैं कि मुआशरे में घर दामाद को अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है और उसको बहुत ताने तोशे दिए जाते हैं। होनी चाहिए और यही कहा जाता है कि वो होनी चाहिए। नहीं, घर दामाद की तो नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आप छोड़ दें बात को। नहीं, घर दामाद नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए, किसी को भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इस हवाले से आपस से ओपिनियन ले लेते हैं ना, आपा क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपा, उनसे हम बात कर लेते हैं। मिसेस खान ने हमें ज्वाइन किया है। मिसेस खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। हमारी तो आपने डिबेट सुनी ली है, आप अपनी राय जो है माहिराना वो हमें दें, उससे नवाजें कि ये घर दामाद वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं, देखें एक बात बताऊं, सारी जिम्मेदारी जब औरत की हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी शादी के बाद उसके शौहर की होती है। उसकी शौहर के उसको खाना पिलाना, रखना, रहना, ले जाना, जो उसका स्टैंडर्ड हो, जो उसकी तौफीक हो, उस हिसाब से वो अपनी बीवी का करे। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेटी या बेटा एक होते हैं, या बेटा भी नहीं होता, बाज़ जगह बेटी ही एक होती है, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि बेटी भी हमारे पास रहे और दामाद भी हमारे पास आकर रहे, चूँकि उनको टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। अगर नौकर भी होते हैं तो वो तो वैसे नहीं कर सकते, जो बेटी कर सकती है वो बहू या कोई और नहीं कर सकती। तो माएँ और बाप वालिदैन ये चाहते हैं कि बेटी भी आकर रहे और फिर वहाँ पे दामाद की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, उसकी आवभगत होती है, क्योंकि उनको पता है हमारे इनके बगैर हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई सहारा नहीं है। तो वहाँ पर तो वाह है, वहाँ पर तो दामाद की आप ये कहें कि उसकी हर तरह से आवभगत की जाती है और इज़्ज़त दी जाती है। और इन रिस्पॉन्स जब उसको इतनी इज़्ज़त मिलती है तो मेरा ख्याल अगर वो भी इंसान का बच्चा है तो वो भी उसके माँ बाप की अपने माँ बाप की तरह केयर करेगा, चूँकि उसको वहाँ से उधर से इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है। देखो उसको बिल्स नहीं देना पड़ेंगे, ये वो थोड़ा बहुत ज़रूर वो खाना पीना लाएगा करेगा, लेकिन जो बहुत सा खर्चा है उसका बच जाएगा। बिल्कुल समझते ना, घर में रहने का, किराए का, ये वो। तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी लकी मैन। लेकिन जहाँ 2, 3, 4 लड़कियाँ हों तो ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन बन जाता है कि कोई लड़की अगर गरीब हो या ना दे सकती हो किराया, या उसके घर में इतनी जगह ना हो, या लड़ाई झगड़े इतने होते हों
कि वो सोचे कि मैं जाकर अपनी माँ के घर चली जाऊं, वहाँ पे स्पेस भी है, लेकिन अगर वो जाती है तो उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। इस तरह ये नहीं कि माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप भी ऑड फील करते हैं कि हमारी और भी बेटियां हैं, हमारे और भी दामाद हैं और वो हमें पिंच कर रहे हैं, वो हमें टॉन्ट कर रहे हैं, बेटियां भी आके टॉन्ट कर रही हैं। बिल्कुल मिसेस खान, ये भी टॉन्ट किया जाता है घर दामाद को लेकर, उसे अक्सर जो है वो बड़ा सुस्त, काहिल या फिर टुकड़ों पर पलने वाला कहा जाता है। ये सिर्फ रिवायत है या खुद मर्द की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ मसला आप समझती हैं? और ऐसे जो ताने होते हैं दामाद की ज़हनी सेहत पर कितना असर डालते हैं अगर वो फील कर रहा हो इन्हें? देखें, जो लेथार्जिक होते हैं, जो काहिल होते हैं, हालांकि वो पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी नहीं होती या वो इतने एक्टिव नहीं होते, तो वो चाहते हैं हमें कोई सहारा, बैकिंग मिले और हम उसके सहारे जीते रहें। थोड़ा बहुत कमा कर ले आएंगे और बीवी को दे देंगे और चाहेंगे कि वो माँ के घर ही रहें, ताकि उनको हर तरह का उधर प्रोटेक्शन मिलता रहे, ताकि उनको खाना भी मिलता रहे, थोड़ा बहुत वो अर्न करके बस आटे में नमक के बराबर देंगे और उस पर भी इतना जताएंगे कि मैं तो ये लाया था, मैंने तो यूं किया। तो वो घर में एक बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन बन जाती है कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम इतना बच्चों में, उनके बच्चों के साथ इतना कर रहे हैं और ये क्या कि फीसें भी नहीं जाके दे रहा, स्कूल भी नहीं अटेंड कर रहा, बच्चों की पीटीए मीटिंग्स भी नहीं अटेंड कर रहा, प्रॉपर ऑफिस टाइम पे भी नहीं जा रहा। तो ये लेथार्जिक मैन होते हैं। अच्छा, आप हम देख रहे हैं कि ट्रेंड भी बदल रहा है, घर दामाद बनने वाला ट्रेंड अब ज्यादा हम देख रहे हैं। आप रिश्ते भी करवाती हैं, रिलेशनशिप कोच भी हैं, तो ये घर दामाद बनने की डिमांड कहाँ से आती है? लड़की वालों की तरफ से ज्यादा है या लड़के वालों की तरफ से ज्यादा है? बोथ वेज आई थिंक। अगरचे बहुत मालदार लोग होंगे, बहुत पैसे वाले लोग होंगे, तो वो चाहेंगे माँ बाप के उधर जाके रहे, ताकि उधर से उनको भी कुछ आता जाता रहे। जाहिर है फिर वो माँ के घर से अपने ससुराल में जाएगी तो खाली हाथ तो नहीं जाएगी, माँ भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देगी, चाहेगी कि सास के घर कुछ ना कुछ लेकर जाए, तो वो उसका इज्जत का मामला आ जाती है। एक तो वो उसके बच्चे को भी रख रही है, बीवी को भी रख रही है, आगे एक दो बच्चे हों उनको भी रख रही है, आगे से फिर वो उनके ससुराल को भी उनको देखना पड़ता है ज़्यादातर कि अब जा रही है, उनको भी प्लीज़ करें, क्योंकि वो चाहते हैं, माँ बाप चाहते हैं कि घर बना रहे, घर टूटे ना। इसकी खातिर वो उनको बहुत सैक्रिफाइस देना पड़ता है। वो चाहते हैं कि बच्ची खुश रहे, तो वो क्या करते हैं, घर दामाद बनाकर अच्छा मिसेस खान, आप ये ठीक कह रही हैं कि मतलब दोनों तरफ से ये डिमांड आती है घर दामाद के हवाले से, लेकिन बाद में आपने क्या नताइज देखे हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं? क्या इस तरह के घर दामाद वाले जो रिश्ते हैं ये ज़्यादा निभा कर पाते हैं, चल पाते हैं? क्योंकि प्राइवेसी और ज़ाती फैसलों का बड़ा मसला आ जाता है कि फिर आप वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, फिर आपको सबकी मान कर ही चलना पड़ता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि चलते नहीं है, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। और औरत भी उधर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है, वो दोनों साइड्स को खुश कर रही होती है। इधर शौहर की भी सुन रही होती है, उसकी भी बातें कि मैं घर में ये लाया, मैंने ऐसे किया, तुम्हारे माँ बाप के साथ ये अच्छा कर रहा हूँ, उनकी देखभाल कर रहा हूँ, उनकी दवाइयाँ ला रहे हूँ। वो ये नहीं सोचते कि तुम्हें प्रोटेक्शन कितना बड़ा घर मिला हुआ है, तुम्हें इधर हर तरह की आसाइश मिली हुई है, तुम्हें लाइट, बिजली, पानी, गैस वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी यूटिलिटी बिल से आप फारिग हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं क्योंकि घर उनका है। आपा, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि अगर वो घर में सारे फाइनेंशियली जो चीजें हैं वो मैनेज कर रहा है तो बहुत अच्छा घर दामाद हो सकता है। अब लड़की के लिए भी खुसूसियात देखी जाती हैं, पढ़ी लिखी हो, अच्छी हो, प्यारी हो। लड़के के लिए भी खुसूसियात देखी जाती हैं कि वो हैंडसम हो, अच्छा कमाता हो। ये घर दामाद के लिए क्या खुसूसियात देखी जाती हैं कि ऐसा क्या हो उसमें कि वो घर दामाद बन जाए? आपकी बात कटी है, मुझे दोबारा कहें। जी आपा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि लड़की का रिश्ता करने जब जाते हैं तो लड़की के लिए भी पूछा जाता है कि क्या क्या खुसूसियात है, कितना पढ़ी लिखी है, कितनी प्यारी है। इसी तरह लड़के के बारे में भी पूछा जाता है। क्या घर दामाद के बारे में भी यही कैटेगरी होती है? घर दामाद के बारे में भी ऐसे ही पूछा जाता है? क्या खुसूसियात है घर दामाद बनने की? घर दामाद के लिए तो उसको बड़ा एक्टिव होना पड़ता है, उसको एक्टिव होना चाहिए,
उनके लिए उनको पूछना चाहिए, वो बूढ़े होंगे, उनको उनकी दवाई दारू का ख्याल रखना चाहिए, वो क्या खाते हैं पीते हैं, शाम को आते वक्त उनकी पसंदीदा फ्रूट ले आएं, कोई थोड़ी सी चीज़ ले आएं। देखिए वो जो बूढ़े इंसान होते हैं, अगर उनके लिए पसंदीदा थोड़ी सी भी चीज़ ले आएंगे, वो बच्चों की तरह बड़े खुश होते हैं और दुआएं दे रहे मिसेस होते हैं। खान, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो घर दामाद को अपनी जिम्मेदारियां परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है ना, मतलब लड़के के लिए लंबा हो, अच्छा कमाता हो, लड़की के लिए खूबसूरत हो, गोरा रंग हो, ये घर दामाद के लिए किसको प्रेफरेंस दी जाती है? क्राइटेरिया क्या होता है कि मतलब जिसके आगे पीछे कोई ना हो और जनाब इसको घर दामाद बना लिया जाए? क्या क्राइटेरिया आप देखती हैं इसका? बिल्कुल, जहाँ एक आध बच्ची हो तो वहाँ पे मुझे भी लोग आकर कहते हैं मिसेस खान मेरी तो एक ही बेटी है और अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, नजरों के तो सामने मैं चाहती हूँ अगर से कोई मेरे साथ रह ले और मेरी बेटी मेरे सामने रहे तो हम उसका खर्चा भी उठा सकते हैं, हम सारा कुछ कर सकते हैं। अगर वो घर दामाद बनना चाहे तो विल बी रेडी, विल बी प्रिपेयर्ड, विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज वी गॉट वन डॉटर, एक ही बेटी है। अगर घर दामाद रहे, अच्छा इंसान बन के रहे तो हम उसको बेटों की तरह रखेंगे और ऐसा होता है। और वो भी गिव एंड टेक होता है, लड़का भी इज्जत करता है। अगर वो उसके पास ब्रेन हो तो वो बहुत इज्जत करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ भी है वो इस बीवी का है। तो इस लालच में वो और अपने ससुराल वालों की खिदमत करता है, वो उनके साथ और अच्छा बिहेवियर होता है और हर तरीके से वो उनको यस सर कहता है, क्योंकि उनको पता है ये पैसा, ये घर दर सब कुछ तो लड़की का है, अल्टीमेटली उसके हाथ में आएगा। तो इस यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में कोई ऐसा रुझान भी देखने में आया कि पैसे के बलबूते पर घर दामाद बनने की मतलब कोशिश की गई हो, या फिर लड़की में कोई कमजोरी हो या इस तरह की कोई चीज हो कि कोई फॉल्ट हो? तो हाँ, वो कई दफा ये होता है, खवातीन आती हैं, जो सासें आती हैं, जब देखती हैं कि घर बार बड़ा है और हमारा घर ज़रा छोटा है, अपार्टमेंट है, इतनी स्पेस नहीं होगी लड़की के लिए, तो वो मुंह फट इतनी होती हैं, वो कहती हैं आप चाहे हमारे बेटे को घर दामाद भी बना दें। तो वो चीज़ उनको बुरी लगती है कि अभी ये आई नहीं है, घर बसा नहीं है, 4 दिन ससुराल में रही नहीं है, उस उधर का पता नहीं है और ये कह रहे हैं घर दामाद बन जाओ। ऑल्दो उनके घर में स्पेस होती है, लेकिन वो बाज़ औरतें कहती हैं, पुराने ज़माने में कहा करते थे कि दामाद जो है आस्तीन का सांप होता है, वो कहीं ना कहीं डसता है, उसको वो अपने दिमाग में रखता है। देखो दिमाग में रखता है कि इस वक्त मेरे साथ नाजायज नहीं होता, देखो उसको बुरा लगता है। देखिए आप किसी के घर में रहेंगे, कोई आपको इतनी सी बात कहेगा ना, माँ कहेगी नहीं बुरा लगेगा, अगर सास बेचारी कह देगी ना तो वो दिमाग में रखेगा और टाइम आने पर अपनी बीवी को टॉन्ट करेगा कि देखो उस वक्त ये हुआ, तुम्हारी माँ ने या बाप ने यूं किया मेरे साथ और यूं कहा जो मुझे बहुत बुरा लगा, और वो उसको टॉन्ट करता है। बाज़ दफ़ा इन बातों पर भी, छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो घर दामाद रखना बड़ी मुश्किल है, आपको कदम कदम पर हर कमरे में आकर बहुत तरीके से उठना बैठना पड़ता है, तरीके से रहना पड़ता है, तरीके से दुपट्टा ओढ़ना पड़ता है, तरीके से उसके अदब आदाब होते हैं। दामाद के सामने बहुत टेबल सजाई जाती है, हम तो चलो प्लेट लिया, खाना डाला, रख दिया, वैसे लेकर कहीं भी बैठ के खा लिया, वहाँ आपको टेबल लगानी पड़ती है, सेट करना पड़ता है और उसके साथ तमीज से बैठकर खाना पड़ता है। आपको बहुत चीजें अपने घर में बहुत चेंजेस लानी पड़ती हैं, अगर आप दामाद लाने पड़ते हैं, अगर आप घर दामाद रख रहे हैं। मिसेस खान हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन ये सारा मैटर, वैसे फाइनेंशियली अगर लड़का स्ट्रांग है ना तो घर दामाद, मैंने लुबे लुबाब ये निकाल ली। जी आपा जी आपा, आप कुछ आपको शाउट नहीं करना पड़ता। अच्छा हाँ, आप चीख कर बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आपका दामाद घर पे है, वो कहेगा तुम्हारी माँ ऐसी चीखती है। आप नौकर को गाली नहीं दे सकते, कभी कभी उल्लू का पटा कह देंगे इधर आओ जल्दी, तो आप इन चीजों से गुरेज करेंगे। आपा दामाद को भी उतना ही डर होता है, दामाद भी चीख के नहीं बोल सकता, अगर लड़की के भाई घर पे हो तो ज्यादा टेंशन। हाँ, वो बीवी को प्यार की नजर से हर वक्त देखेगा, वो बीवी को चले ये कुछ फायदे तो आ गए ना, कमरे में चाहे जो कुछ मर्जी कह दे। जी
जी मिसेस खान हमारे साथ जी मौजूद थी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रही थी। और यहाँ पे मुझे वो एक शेर याद आ रहा है कि अव्वल अव्वल तो मोहब्बत इज्जत नफ्स का नुकसान बहुत होता है, तो अव्वल अव्वल दामाद बनना ठीक है। शुरू के जो कभी कभार वाला मामला कभी ठीक है, कभार वाला ठीक है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है ना, जो मैंने पहले बात की है, तो आप घर दामाद बन जाए, इजीली आपका मैटर अच्छे से गुजर सकता है। खैर इसी तजिए पर हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं ब्रेक में, और ब्रेक में चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से, और एक ऐसे कैंसर की बात करते हैं जो आजकल मौज़ूए बहस भी है और जो खामोशी से जी ख़वातीन की जान लेता है, और वो है सर्वाइकल कैंसर। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 5,000 ख़वातीन इसका शिकार बनती हैं और बदकिस्मती से 3,000 जान से हाथ धो बैठती हैं। मगर अब खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तान में जी पहली बार HPV वैक्सीन की कौमी मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके तहत 9 से 14 साल की जो बच्चियां हैं उनको अब हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। ये वैक्सीन ना सिर्फ मुस्तकबिल में कैंसर के खतरे को कम करेगी, बल्कि ख़वातीन की ज़िंदगी बचाने में गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, कितनी महफूज है और इसके फ़ायदे क्या हैं, इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इंडस अस्पताल डॉक्टर रुखसाना बाबर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमारे देखने वालों के लिए आसान लफ्जों में बताइएगा कि ये सर्विकल कैंसर क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और ये वैक्सीन किस कदर ज़रूरी है लोगों के लिए। सर्वाइकल ये जो कैंसर है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, आम ज़बान में जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने बताया कि हर साल तकरीबन 5,000 से 5100 ख़वातीन हैं जिनमें ये कैंसर आता है, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी बदकिस्मती है कि उसमें से 3,000 ख़वातीन को हम बचा नहीं पाते। उसकी वजह ये होती है कि ये कैंसर इतनी तेज़ी से फैलता है, और जब ये प्रेजेंट करता है, जब तक डॉक्टर के पास वो मरीज़ पहुंचती है, तो वो कैंसर इतना एडवांस हो चुका होता है, और इस कैंसर की इतनी बदबू होती है कि जब उसको हम केयर देते हैं तो उसके अपने रिश्तेदार भी उसको छोड़ देते हैं, सवाए डॉक्टर और स्टाफ के उसको कोई केयर देने के लिए तैयार नहीं होता, कि वो इतना बदबूदार कैंसर होता है जब ये एडवांस आता है। और एक अंदाजे के मुताबिक हम रोज़ाना 8 ख़वातीन को खो रहे हैं, जो किसी घर की माएँ हैं, जो किसी बच्चों किसी घर की फैमिली की सरबराह हैं। तो यानी डेली हम 8 ख़वातीन लॉस कर रहे हैं इस कैंसर की वजह से। और ये जो कैंसर है, ये एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इसका नाम है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जो जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। ये कैंसर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर इसमें होता है, इसके अलावा इससे और भी बीमारियां होती हैं। नॉर्मली ये जो है वो जिस्मानी ताल्लुक़ से होता है, लेकिन खुदा न खास्ता इससे ये नहीं होता कि हम अपनी बच्चियों को ये कह रहे हैं कि वो खुदा न खास्ता कोई बेरारवी का शिकार हैं या कोई ऐसी गलत कामों में इन्वॉल्व हैं। ये उससे बचाव के लिए हम वैक्सीन आई है जो, और ये वैक्सीन बिल्कुल कोई खुदा न खास्ता ख़तरनाक नहीं है। ये एक प्रोटीन है जिसने काम क्या करना है, आपकी बॉडी में जाना है, और जाके जो अगर ये खुदा न खास्ता कभी भी आपकी ज़िंदगी में इस वायरस से आपको कोई इन्फेक्शन हो, तो उसके अगेंस्ट इसने एंटीबॉडीज़ बना लेनी है और उससे महफूज रखना है। मैं आसान ज़बान में बता देती हूँ कि जैसे काली खांसी है, खसरा है, टीबी है, पोलियो है, इसकी वैक्सीन्स हम लगा लेते हैं शुरू में। वो हम क्यों लगाते हैं शुरू में? वो इसीलिए लगाते हैं कि उस वक़्त जो शुरू वाला प्रोसेस है बच्चे का तख्लीकी प्रोसेस, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो इसीलिए ये अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने अब कर दी। बड़े लोग जिनको ये गुमान था या कंफ्यूजन थी कि पता नहीं ठीक है या नहीं, फैलाई भी जा रही है लोगों की तरफ से कि दूसरी वैक्सीन मौजूद नहीं है, ये क्यों गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, इस तरह की बहुत सारी फजूल बातें भी हो रही हैं। ये इतनी खामोशी से कैसे बढ़ जाता है, और इब्तदाई तौर पर क्या अलामात होती हैं जिनसे पता चल सकता है कि अब ये कैंसर जो है वो इब्तदा पकड़ चुका है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये वैक्सीन अभी से नहीं लगाई जा रही। ये दुनिया में तो 100 से ज़्यादा ममालिक में गुज़श्ता 20-21 सालों से लग रही है। ये वैक्सीन शुरू हुई थी 1990 में, और उसके बाद इसका मुख्तलिफ मराहिल में इसके ट्रायल्स हुए इंसानों पे मुख्तलिफ में। फिर 1997 में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसने लॉन्च कर दिया, प्रूव कर दिया कि अब आप ये इंसानों को दे सकते हैं। 2006 से ये मुख्तलिफ ममालिक में करोड़ों ख़वातीन को, बच्चियों को ये लग रही है। पाकिस्तान में भी बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम ये प्रिस्क्राइब करते रहे हैं पहले से, लेकिन ये कॉस्टली होती थी तो हर मरीज़ नहीं ख़रीदता था। तो एवरेज इसकी कॉस्ट कोई 5,000 से 6,000 रुपये आती थी। तो हम हर ख़वातीन को, ये बच्चियों को ये रिकमेंड करते थे, लेकिन नहीं लगाते।
जी। क्योंकि सिर्फ कॉस्ट की वजह से। तो एक थोड़ी सी जो ये मिथ है कि ये शायद फ्री है, तो ये फ्री सिर्फ इसलिए लगाई जा रही है कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, कल को जब इनकी शादियां होंगी तो इनके अंदर इम्यूनिटी अच्छी आ जाए, डेवलप हो जाए, और ये इस किस्म की बीमारियों से, कैंसर से, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, और इनसे महफूज रह सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि ये 9 से 14 साल की बच्चियों को ही क्यों इसके अंदर शामिल किया गया है? वैक्सीन के लिए बड़ी उम्र की खवातीन के लिए क्यों इसको रेकमेंड नहीं किया जाता? और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या इसकी एक डोज ही काफ़ी होती है या फिर आपको कुछ 2 या 3 डोजेस जो हैं इसकी वो चाहिए होती हैं? अच्छा, 9 से 14 साल की सिलेक्शन हमारे पास, ये जो वैक्सीन WHO के ताबून से हुकूमत पाकिस्तान से ये लिमिटेड है। सही। तो गवर्नमेंट ने जो भी ये पॉलिसीज़ बनती हैं तो प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आता है। तो हमने सबसे पहले अपनी बच्चियों को सेव किया है, तरजीह दी है। तरजीह दी है कि इस एज में इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा डेवलप हो रही होती है, ताकि उनमें डेवलप आ जाए। ये एक वैक्सीन ही काफ़ी है 9 से 14 साल की उम्र के लिए। लेकिन दूसरी खवातीन में भी ये लग सकती हैं, लेकिन गवर्नमेंट की फ्री की तरजीह इस एज की खवातीन के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा साहिबा, जैसे कि बड़े लोग हैं वैक्सीन का नाम सुन के ही डर जाते हैं, बड़े लोग इस फॉल्स इंफॉर्मेशन भी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे हैं। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, कोई ख़तरा आगे जाकर जो बढ़ जाए बच्चियों के लिए, कोई प्रॉब्लमेटिक हो जाए ये वैक्सीन? अच्छा, इसमें मैं ये बता दूं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 1990 में बनना शुरू हुई, तो इसके मल्टीपल ट्रायल्स हो चुके हैं, और 20 साल से ये मुख्तलिफ 100 से ज़्यादा ममालिक में दी जा रही है। अभी तक इस वैक्सीन्स के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं साबित हुए। बाज़ केसेस में हल्का सा बुखार या हल्का सा दर्द हो सकता है, तो उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटीज़ दी हैं कि कोई भी ऐसा केस अगर होता है तो वो रिपोर्ट होगा। एज सच जो एक थोड़ी सी मिथ्स हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि खुदा न खास्ता ये बांझपन कर देती हैं, या वो जो पोलियो के बारे में बातें फैलाई गई पोलियो थी। के बारे में, तो उसमें मैं ये कहूँगी कि ये वैक्सीन जो है ये हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए बनी है। ये हमने उनको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बनाने के लिए है, ना कि हमने उनको माँ बनने से रोकना है, ना ही इसका कोई बांझपन का खतरा है। बड़ा अच्छा आपका अवेयरनेस का मैसेज आ गया, और हमारा मकसद भी ये था इस शो में आज इस टॉपिक को डिस्कस करने का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया पे बहुत सारी गलत बातें जो हैं वो सर्कुलेट कर रही हैं, फैलाई जा रही हैं इंटेंशनली, तो उनका सद्देबाब किया जा सके। डॉक्टर साहिबा, अगर किसी खातून को पहले ही HPV हो गया हो तो क्या ये वैक्सीन उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, या उसके लिए कुछ और इलाज? जी, उसके लिए सबसे पहले तो हमने उसकी स्क्रीनिंग के और तरीकाकार होते हैं, जो एक जैसे पेप्समेयर है, और उसी में साइटोलॉजी में हम इसके ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टेस्ट भी कर लेते हैं, तशखीस कर लेते हैं। फिर उसका इलाज स्पेसिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के अंडर में आता है। फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम उसमें सजेस्ट करते हैं कि इसको कौन सी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और किस तरह से। मैं आप ज़बान में बता देती हूँ कि बाहर के ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में पेप्समेयर एक शामिल है कि हर 35 साल बाद हर खातून का होना ही होना है। हमारे मुल्क में नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। हम बहुत कोशिश, अवेयरनेस भी करते हैं, लेकिन नहीं है। तो एक ये दिस इज़ अ वेरी गुड एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का और WHO का कि हम अपनी बच्चियों को तो एटलीस्ट महफूज बनाएं 9 से 14 साल में, और बाकी प्रिवेंशन के लिए ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगी, फिर बाकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम डॉक्टर साहिबा, ये तो क्लियरेंस आ गई ना जिन लोगों को बहुत कंफ्यूजन थी, और जैसे कि हम देखते हैं कि पोलियो के बारे में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, लोग बच्चों को नहीं पिलाते हैं। इसी तरह वैक्सीन जब आई है तो लोग शायद इस चीज़ को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे हैं। एक नई चीज़ थी पाकिस्तान, उसकी वजह यही है कि वो फ्री मिल रही है, ठीक है। अब हालांकि ये तो पाकिस्तान में गुज़श्ता 15 सालों से हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक। और ये भी बताइएगा कि किस उम्र के बाद ये इफेक्टिव नहीं रहती अगर उन खवातीन को लगाई जाए? उसमें यही होता है कि नॉर्मली तो 35 ईयर्स के बाद अगर हम लगाते हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी इसमें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके ख्याल में इस मुहिम के बाद आने वाले सालों में सर्वाइकल कैंसर की केसेस जो हैं, जो अभी जिनकी रेशो ज़्यादा है, कितनी कमी आ सकती है? और ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनको, अवेयरनेस तो हमने फैलाई है, उनको किस तरह से कन्विंस किया जा सकता है? उनके लिए क्या मैसेज आप? नहीं इसमें ये कहूँगी कि इस वक्त एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ 23% ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन नहीं, पेपिलोमा वायरस पॉजिटिव हैं। अगर ये वैक्सीन्स हम अपनी बच्चियों को देते हैं तो ये 98 से 99% प्रोटेक्टिव है कि उनमें कैंसर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपकी आमद का, और बड़े अच्छे तरीके से आपने जो मैसेज है वो भी कन्वे कर दिया, और ये बता भी दिया कि अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है, और ये वैक्सीन कब से इस्तेमाल होती चली आ रही है, यानी कि 1990 से, और ये किस कदर महफूज है। तो खाली इसको आप फ्री समझकर जो है इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इसके बारे में जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं
उन पर यकीन ना करें, बल्कि जो एक्सपर्ट मौजूद हैं उनकी राय को सुने, उस पर कान धरें और अपनी बेटियों को महफूज रखें। मैं बस जरूर ये वैक्सीन कहूँगी कि ये वैक्सीन आप हमारी बेटियों की हिफाजत के लिए है, उनको बांझपन के लिए नहीं है। चलें, इसी खूबसूरत बात के साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। और उज़ैर, जैसे कि आपने मुझे पहले गर्दन का कहा था, मैंने कहा ये गर्दन का तस्करा हम दोबारा करेंगे। अब आप 4 उंगलियां रखें अपनी गर्दन में। तस्करा करने को कहा था, आप मुझे तख्ता मश्क बना लें, मुझे आप लेबॉर्टरी बना के मेरे पे तजर्बे करें, ये मैंने आपको कहा। आप अपनी गर्दन तो नापे ना, फिर आपकी शख्सियत का हम अंदाजा नहीं, मैं गर्दन नापूं, कल को आपके अपना वजन भी चेक करवाएं, लटक के दिखाएं। वजन के हवाले से हम प्रोग्राम में बात, ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, दोबारा एक और प्रोग्राम रखेंगे जिसमें वजन पे भी बात होगी, लेकिन आज गर्दन की बात हो रही है। गर्दन जो है वो मेन फोकस है, तो गर्दन नापनी है आपने, और इससे कैसे नापनी है वो तो बताएं। गर्दन ये 4 उंगलियां ऐसे आपने रखनी है, और अगर हथेली तक आती है तो समझिए आपकी गर्दन, अब आप अंदाजा लगाएं लंबी यहाँ है। तक आ रही है। ये देखें, आपकी गर्दन लंबी है छोटी? आपकी छोटी। मेरी गर्दन अच्छी खासी लंबी है। ये देखें, एक सेकंड देखें आप, ये देखें, अब देखें मेरी गर्दन, कॉलर मैंने सही। अच्छा, यानी कि उज़ैर की गर्दन लंबी है। तो लंबी गर्दन वालों के बारे में जी हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं। ये जो खबर मैं शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों ने अपनी गर्दन नापना शुरू कर देनी है। स्क्रीन के आगे बैठ जाएं अगर जिनकी गर्दन लंबी है। वैसे तो कहा जाता है कि मॉडल्स की गर्दन लंबी होनी चाहिए। ये आपकी शख्सियत का जी आईना होती है। अच्छा। और आपको जांचने का बहुत अच्छा तरीका है, और आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी गर्दन लंबी है ना, तो इसके बड़े फायदे हैं। आपकी गर्दन लंबी हो, और ये आपकी शख्सियत के बारे में ये कहती है कि जी आप बड़े खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, खुशनुमा हैं, और इसके साथ साथ पुरकशिश और समझदार भी बहुत है अगर आपकी गर्दन लंबी है। तो ये तो बड़ी हो गई लंबी गर्दन वालों की बात। तो छोटी गर्दन वाले भी मायूस ना हो, आप भी नापें। और अगर आपकी गर्दन आपकी कितनी है? मेरी गर्दन लंबी है। आप भी ठीक है? मेरी गर्दन तो ठीक है, यानी आप भी मेरी तरह गहरी सोच रखती हैं, क्रिएटिव माइंड है आपका भी, तो फिक्र करने की क्या बात है। ठीक है, आप भी पूरे मेयार पे उतर दी। अब छोटी गर्दन वालों को फिक्र होगी तो उनके बारे में ये बता दें, अगर आपकी गर्दन छोटी तो मायूस नहीं होना। आप लोग भी मजबूत हैं, जिम्मेदार हैं, और मुश्किल हालात में जी काबू भी कर सकते हैं, और काबिल-ए-एतमाद भी समझे जाते हैं। रस्सी से भी खींच के लंबी कर सकते हैं आप उसे, कोई इस तरह का मसला और नहीं। लंबी गर्दन वाले जी आर्टिस्ट भी होते हैं, फिलोसोफर भी होते हैं, और इसके साथ साथ जो छोटी गर्दन वाले होते हैं वो मजबूत होते हैं लोग जी, और एतमाद के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी आप बस बैठें और अपनी गर्दन को नापें, और हमें भी बताएं कि नतीजा क्या निकला है, गर्दन लंबी निकली है, छोटी निकली है। लेकिन अगर छोटी भी निकला है, घबराना नहीं, उसका लंबी करने की कोशिश नहीं आपने करा। कादे का मामला हो रहा है, गर्दन का मामला हो रहा है, यहाँ पे जान अटकी होती है हलक में। लेकिन असल हुस्न जो होता है ना, वो खुद एतमादी है। आप एतमाद रखें, मुस्बत सोच रखें, गर्दन छोटी हो या बड़ी हो। ये मेरे पास से मोटिवेशन मिलेगी आपको। मैं चाहती हूँ कि मैं सबके साथ हूँ, छोटी गर्दन वालों के साथ भी, लंबी गर्दन वालों के साथ भी। ये तो हो गया, आप किसी के साथ भी हों, लेकिन जो साइबर क्रिमिनल्स है, जो हैकर्स है, वो किसी के साथ नहीं, किसी के सगे नहीं बनते जी। हैक करना तो इतना आसान हो गया, टेक्नोलॉजी। या फिर से एक बार फिर से बात कर ले, तो स्मार्टफोन जी हैक करना कोई अब बड़ा काम नहीं रहा। आपके पास चाहे आईफोन है, चाहे एंड्रॉइड है, चाहे कोई भी फोन है। तो मैंने जो 17 बुक किया वो मैं कैंसिल कर दूं? जी कैंसिल कर दें, क्योंकि हैकिंग के तरीके अब बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, एडवांस हो चुके हैं, तरक्की याफ्ता दौर हो चुके हैं, और बड़ी बड़ी शख्सियात जो है इससे महफूज नहीं रही है, उनके मोबाइल हैक हो रहे हैं। तो आप क्या चीज है। मगर सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फोन हैक हो चुका है। तो फोर्ब्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अगर आपका फोन तेजी से गर्म होने लगे या बैटरी जल्दी खत्म हो रही हो, तो ये एक चालाक हैकर की कार्रवाई हो सकती है। और अगर आपके फ़ोन पर गैर मुतवक्की ऐप्स ज़ाहिर होने लगे, या फिर ऐप्स की कारकर्दगी सुस्त पड़ जाए, तो ये भी एक इशारा हो सकता है। अगर आपका मोबाइल पैकेज तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, या फिर आप गैर मुतवक्के तौर पर अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाएं, तो फ़ौरन होशियार हो जाएं और समझ जाएं कि ये जनाब हैकिंग की सूरत है जो कि आप फेस कर रहे हैं। और उसके अलावा कैमरा या माइक्रोफोन का खुद ब खुद तब्दील होना भी ये एक इशारा है कि जनाब हैकर्स जो हैं वो आपके फ़ोन में घुस चुके हैं। तो अपने फ़ोन का और अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अपने फ़ोन को देख लूँ, मेरे फ़ोन में